The Mac class is key to unlock the success Kalyan Prakamper. कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द मैक क्लासेस में अभी तक आप लोगों को लगातार हिंदी की, पॉलिटी की और साइंस की क्लासेस मिल रही हैं। तो इसी को सोचते हुए आज हम लोगों ने इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने का सोचा है और इकोनॉमिक्स को बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से हम आपके साथ जुड़ेंगे। इकोनॉमिक्स को बेसिकली जानने के लिए क्या करना होगा, हम लोग को अपने दैनिक जीवन का उपयोग करना पड़ेगा कि हम लोग करते क्या है पर डे। जो चीज़ हम लोग पर डे कर रहे हैं वो क्या है, एक अर्थव्यवस्था का ये क्या है, माध्यम है। हम लोग कुछ भी चीज़ लेने जा रहे हैं, बाजार से लेने जा रहे हैं, अर्थात हमने उनसे क्या की, उनसे मांग की और उस दुकानदार ने हमको वो चीज़ क्या दी, प्रोवाइड कराई। तो उसने क्या किया, हमको आपूर्ति की। तो ये सब क्या है, ये मांग एवं आपूर्ति जो हुई है हम लोग के दैनिक जीवन में, ये क्या है, एक अर्थव्यवस्था का क्या है, एक बीच का एक माध्यम है। तो बस इसी छोटे से कॉन्सेप्ट को हम लोग एक ब्रॉड करते हुए पूरी अर्थव्यवस्था की समझ को बनाते हुए अर्थव्यवस्था को समझेंगे। लेकिन अर्थव्यवस्था को समझने से पहले हम लोग को जान लेना चाहिए कि अर्थव्यवस्था का सिलेबस क्या है, कि हम लोग को उसका दायरा कितना है कंपटीशन के लेवल से, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो आरओ का एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई भी निम्न स्तर का एग्ज़ाम हो, इससे कोई क्वेश्चन बाहर ना जाए। हमें इस रणनीति के साथ अपना कुछ लक्ष्य बनाना पड़ेगा। बहुत ही लिमिटेड टाइम मिला है हम लोग को, मतलब गोल्डन टाइम है, इसको जितना अच्छी से तरीके से यूज़ कर सकते हैं करिए। तो क्या करना है हम लोग को, इकोनॉमिक्स को किस तरीके से पढ़ना है, तो इसके लिए पहले हम लोग को सिलेबस जानना पड़ेगा। और सिलेबस का मैंने एक छोटा सा मोटा माटा प्रारूप जो है आप लोग के सामने मैंने बोर्ड पे मैंने लगा रखा हुआ है। तो क्या करना है देखते हैं। हम लोग को पहले पढ़ना क्या है कि इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र पढ़ने जा रहे हैं। तो अर्थशास्त्र में जो सिलेबस इसका जो है वो कुछ इस प्रकार का है कि सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे क्या, अर्थशास्त्र का हम लोग सिलेबस पढ़ेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन, अर्थात इस सब्जेक्ट के बारे में क्या बेसिक नॉलेज होनी चाहिए हम लोगों को, ये इस सब्जेक्ट को आया कहाँ से, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इस अर्थव्यवस्था को हम लोग बांट कहाँ से रहे हैं, कितने क्षेत्रों में बांटना है हम लोग को, किस छोटे छोटे सेक्टर में बांट के पढ़ना है, वो सब बात हम लोग कहाँ करेंगे, इसके इंट्रोडक्शन में। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थात अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार सुना होगा आपने कि भारत की अर्थव्यवस्था वर्तमान में कैसी अर्थव्यवस्था, ये एक खुली अर्थव्यवस्था है। लेकिन 1991 से पहले क्या हुआ था कि जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी, वो बंद अर्थव्यवस्था थी। इसका तात्पर्य क्या समझते हैं, बिल्कुल अगर इसको आसान भाषा में समझा जाए इसका मतलब यही है कि 1991 से पहले, कब से, 1991 से पहले भारत की जो अर्थव्यवस्था बंद थी। क्यों, इसमें तब ये हो रहा था कि तब कोई भी विदेशी कंपनी भारत में आकर के प्रत्यक्ष रूप से क्या निवेश नहीं कर सकती थी। लेकिन 1991 के बाद मनमोहन सिंह राव मॉडल जब आया था तो इसमें यह कह दिया गया था कि हाँ, अब विदेशी कंपनियां भारत में आ सकती हैं और भारत की कंपनी विदेश में जाकर कहीं भी जाकर मुक्त रूप से व्यापार कर सकती थी। अर्थात ये सिंपल सा हो गया कि क्या होता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ओपन एंड क्लोज। वर्तमान में क्या है, हम लोग देख रहे हैं कि भारत में केवल भारत की कंपनी भारत में काम नहीं कर रही है, यहाँ पर अमेरिका कंपनी हो, चाहे मैक्सिको कंपनी, चाहे कोई भी कंपनी हो, वो भारत में काम कर रही है। इसका मतलब क्या, कोई विदेशी कंपनी भारत में आ सकती है। इसी प्रकार से क्या रिलायंस केवल क्या भारत में काम कर रही है, नहीं, रिलायंस भारत के अलावा पूरे विश्व स्तर पर भी आज अपना रुतबा झाड़ रही है। इसका मतलब क्या है, जो हमारी जो वर्तमान में जो इकोनॉमिक्स है वो कैसी है, वो इकोनॉमिक्स कैसी, हमारी ओपन इकोनॉमिक्स है। अर्थात दो देशों के मध्य में बिना किसी भी रुकावट के जो व्यापार हो रहा है वो किसका तहत होता है, वो होता है हमारा ओपन इकोनॉमिक के तहत। ये तो हो गया हमारा क्या, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र कितने हैं, मतलब कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो सुना होगा आप लोगों ने प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्सरी, अर्थात प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में किसको रखा गया है अर्थव्यवस्था में, तो हम लोग देखते हैं कि जितने भी एग्रीकल्चर रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम लोगों ने किस में रखा है, प्राथमिक क्षेत्रों में रखा हुआ है। वहीं पर जितनी भी हम लोगों ने इंडस्ट्रियल चीज़ों को, जितनी भी इंडस्ट्री है उसको हम लोगों ने किस में रखा हुआ है, सेकेंडरी सेक्टर में रखा हुआ है। प्राइमरी सेक्टर में पढ़ने के लिए हम लोग क्या समझने के लिए क्या कर सकते हैं, उदाहरण के रूप में जैसे कि खेत का जो अनाज है वो किस सेक्टर का हिस्सा है, वो प्राथमिक सेक्टर का हिस्सा है। लेकिन वहीं बात करेंगे इंडस्ट्रियल में, जैसे कि अगर किसी किसान ने अनाज उगाया, प्रश्न आ गया अनाज उगाया तो किसका हिस्सा, प्राइमरी का। लेकिन किसी कंपनी ने उसको बिस्किट के रूप में फूड प्रोसेसिंग करके बना दिया तो वो हिस्सा किसका होगा, बिस्किट। जो बिस्किट जो हिस्सा होगा वो किसका हो जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर का हिस्सा हो जाएगा। ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी सेक्टर होता है, अर्थात जो बिस्किट था वो बना किसके आधार पर, गेहूं के आधार पर, मैदे के आधार पर, और मैदा क्या है, प्राइमरी सेक्टर का। अर्थात हम कह सकते हैं जो सेकेंडरी सेक्टर होता है जो अर्थव्यवस्था का, वो हमेशा प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंड रहता है। ये तो हो गए दो सेक्टर। तीसरा सेक्टर होता है टर्सरी सेक्टर। टर्सरी मतलब तृतीय क्षेत्र। इसमें क्या सेवाएं आती हैं, सेवाएं मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो प्रत्यक्ष रूप से दिखती नहीं है लेकिन होती हैं। जैसे कि हम लोग मोबाइल में क्या रिचार्ज कराते हैं,
जब रिचार्ज कराते हैं तो वो क्या है, एक सेवा, हम लोगों ने एक सर्विस ली। किसी भी रेस्टोरेंट में हम लोग जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, तो खाना खाते हैं, उन्होंने एक टैक्स लगा दिया, सर्विस टैक्स लगा दिया। वो क्या, उन्होंने एक सर्विस दी हमको, सर्विस हम लोगों ने ली नहीं, हमने महसूस की। भाई किसी से पिज़्ज़ा मंगाया गया, पिज़्ज़ा वाले ने पिज़्ज़ा हमको दिया, वो चला गया, वो जो लेने देने का टाइम था वो सेवा थी। वो किस क्षेत्र में आती है, वो सर्विस सेक्टर का तीसरा क्षेत्र होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि हम लोग को पढ़ना है अब इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है कि वर्तमान में जो भी आंकड़े बढ़ रहे हैं, मान लीजिए आज जीडीपी जो है भारत की 10 रुपये है, कल बढ़ करके 12 रुपये हो जाती है। पर कैपिटा इनकम भारत की 10 रुपये से बढ़ के 12 रुपये हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, भारत की अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। अच्छा, किसी भी अगर भारत की पर कैपिटा इनकम पर मतलब प्रति व्यक्ति आय अगर भारत की आज 10 रुपये से 12 रुपये हो जाए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि भारत के हर एक व्यक्ति के पास 10 से 12 रुपये हो गए हैं। ये एक औसत होता है। इसका मतलब ये है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो प्रति व्यक्ति को दर्शा नहीं रहा है, वास्तव में वो एक काल्पनिकता है कि भारत के प्रति व्यक्ति जो आय है वो 10-12 रुपये हो गई है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जिनके पास 1 रुपये भी नहीं होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इसी में हम लोग जोड़ते हुए इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्थात भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होने के साथ साथ उसमें अर्थात परिणात्मक वृद्धि होने के साथ साथ उसमें गुणात्मक वृद्धि भी हो, अर्थात क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट के साथ क्वालिटेटिव डेवलपमेंट जब होगा तब हम लोग का क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। जब भारत में गरीबी कम हो जाएगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से कुछ नहीं होता है, अगर भारत में जब गरीबी कम हो जाएगी तब हम कह सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी हो गई है, विकसित अर्थव्यवस्था की ओर चल रही है। अब इसका जो अलग जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके बाद, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बाद, वो होगा हम लोग का नेशनल इनकम। हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय को हम लोग बिल्कुल सोचते हैं कि अगर भारत की अगर इनकम आज हमने कह दिया कि पूरे भारत की इनकम 100 रुपये है, तो वास्तव में क्या ऐसे हुई? नहीं, वो इनकम कई चीज़ों पर डिपेंड होती है। उसमें से कई सारे इसको आंकड़े निकालने के लिए कई सारे उपकरण होते हैं, जैसे कि एक होता है जीडीपी, एक होता है जीएनपी, एक होता है एनएनपी, फिर आएगा नेशनल इनकम। जैसे कि जीडीपी पूरा नाम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, उसके बाद आता है जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मनी मार्केट। मनी मार्केट पढ़ेंगे, मुद्रा बाजार पढ़ेंगे। इस मुद्रा बाजार के तहत हम लोग क्या पढ़ेंगे कि किस प्रकार से बैंकें हम लोग को लोन देती हैं और आरबीआई से लोन लेती है, और पूरा किस प्रकार से जो पैसा जो सेव हो रहा है बैंक के पास और आरबीआई के पास, वो सारी जितनी भी चीज़ें हैं हम लोग कायम पढ़ेंगे मनी मार्केट। इसी मनी मार्केट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि जो बैंकों के ऊपर जो रूल लागू किए जाते हैं, जैसे सुना होगा आप लोगों ने सीआरआर की सुना होगा, क्या? कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षी अनुपात। प्रत्येक बैंक को क्या है, उसका एक सीमित सीआरआर को बनाना पड़ता है हमेशा, अर्थात कुछ पैसा हिस्सा जो है आरबीआई को हमसे देना पड़ता है। वो किसका हिस्सा होता है? वो होता है मनी मार्केट का हिस्सा। और मनी मार्केट की एक विशेषता ये है कि यहाँ पर जो भी क्या होगा ट्रांजैक्शन होगा वो यहाँ पर हमेशा बिल के रूप में होगा, अर्थात 365 दिन से कम के लिए होगा। बिल बॉन्ड दो चीज़ें होती हैं, एक होता है बिल, एक होता है बॉन्ड। आसान मौसम के जो बिल होता है ये 365 दिन से कम के लिए होता है, जो बॉन्ड होता है वो 365 दिन से अधिक के लिए होता है। और बता दूं जो मनी मार्केट है वो क्या है, वो 365 दिन से कम के लिए होगा, अर्थात यहाँ जो भी कार्य होगा वो बिल के रूप में होगा। यहाँ पर जो भी सिक्योरिटीज़ जारी की जा रही होंगी, अर्थात प्रतिभूतियाँ जारी की जा रही होंगी, वो सभी 365 दिन से कम के लिए होगी। अर्थात इसमें अगर बैंक को अगर किसी से लोन लेना है अगर आरबीआई से, तो वो लोन की जो अवधि होगी यहाँ पर वो 365 दिन से कम होगी। वो किसके तहत आएगा? मनी मार्केट के तहत आएगा। वहीं बात करें हम लोग कैपिटल मार्केट, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसमें होगा कि यहाँ पर शेयर मार्केट आएगा, और यहाँ पर जो परिपक्वता अवधि बिल के रूप में ना होकर के यहाँ बॉन्ड के रूप में होगी। कैपिटल मार्केट का जो मोटा मोटा इसका छोटा सिद्धांत है वो ये कि ये 365 दिन से अधिक के लिए काम करता है। यहाँ भी जारी होंगे सिक्योरिटीज़, जी यहाँ पर कंपनियाँ जारी करेंगी। अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है बैंकिंग सिस्टम। भारत में कितनी बैंकें कार्य कर रही हैं, भारत में बैंकिंग इतिहास क्या है, पहली बैंक कौन सी थी? अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने बनाई थी, 1770 बनाई थी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। उसके हम पढ़ेंगे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसने 1847 में कुछ बैंकें बनाई, ठीक जैसे कि बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, इस प्रकार की सारी बैंकिंग इतिहास हम लोग पढ़ेंगे। उस बैंकिंग इतिहास को पढ़ने के बाद हम लोग पहुँचेंगे फिजिकल सिस्टम में, अर्थात राजकोषीय नीति में।
राजकोषीय तंत्र में पहुंचेंगे हम लोग। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर सरकार की आय किस प्रकार से आ रही है, सरकार की आय किस प्रकार से आ रही है और किस प्रकार से जा रही है, इसका पूरा हम लोग वर्णन करेंगे। यहीं पर हम लोग आसान भाषा में समझेंगे बजट क्या होता है। वास्तव में हमारे संविधान में बजट शब्द का कहीं उल्लेख ही नहीं है, लेकिन फिजिकल सिस्टम के तहत हम लोग बजट को समझेंगे, बजट को समझेंगे। यहीं पर हम लोग पढ़ेंगे कि सरकार की आय के साधन कौन कौन से होते हैं। तो हम लोग देखेंगे सरकार की आय के साधन दो होते हैं प्रमुख रूप से, एक होता है राजस्व आय, एक होता है पूंजीगत आय। तो ऐसे में आप लोग कहेंगे टैक्स भी तो होता है, जो टैक्स जो हिस्सा होता है वो राजस्व आय का हिस्सा होता है, पूंजीगत आय का हिस्सा नहीं होता है। तो ऐसे में कहेंगे पूंजीगत आय का हिस्सा क्या होता है। तो जब सरकार अपनी परिसंपत्तियों की बिकवाली करती है, जैसे कि सरकार कभी भी अपने रोड को किसी प्राइवेट को दे दे, तो उस रोड से जो पैसा मिला सरकार को वो क्या हो गया, पूंजीगत आय हो गया। जब सरकार अपनी चीज़ को, किसी भी चीज़ को बेचकर कोई चीज़ पैसा उठाए मार्केट से, वो किसका हिस्सा हो जाएगा, पूंजीगत आय का हिस्सा हो जाएगा। ऐसी सरकार के कुछ व्यय भी होंगे। तो व्यय भी दो प्रकार के होंगे, एक राजस्व व्यय, एक होगा पूंजीगत व्यय। तो राजस्व व्यय में क्या आ जाएगा, जैसे सरकार देखती है कि सरकार हमेशा मतलब प्रति माह कुछ कर्मचारियों को क्या देती है, वेतन देती है। तो वेतन जो जा रहा है लगातार सरकार की तरफ से, और सरकार को उस वेतन से कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ सर्विस मिल रही है केवल, और जो पैसा जा रहा है ये किसका हिस्सा हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, ये लगातार जा रहा है। लेकिन वहीं पर अगर बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि जब भी सरकार कोई चीज़ पैसा खर्च करे और पैसा खर्च करने के बाद उसको वो चीज़ मिल जाए, जैसे मान लीजिए सरकार ने किसी भी प्राइवेट बैंक को खरीद लिया, तो सरकार का पैसा तो गया, लेकिन सरकार ने क्या खरीद लिया, एक बैंक खरीद ली, तो वो परिसंपत्ति किसकी हो गई, वो बैंक की हो गई। तो इससे क्या होगा, सरकार के दायित्वों में वृद्धि होगी। भाई बैंक आई सरकार के पास, तो सरकार का दायित्व क्या होगा कि उस बैंक को चलाया जाए। अच्छा, उस बैंक को चलाएगी, कैसे चलाएगी, वहाँ कर्मचारी रखेगी। तो क्या होगी, जब भी सरकार विनिवेश करती है तो उसमें क्या होता है, उसकी दायित्व कम होते हैं, और जब भी कोई चीज़ खरीदती है तो उसमें क्या है, उसके दायित्वों में वृद्धि होती है। ये हम लोग आराम से आगे क्लासों में पढ़ेंगे। फिर यहीं पढ़ेंगे टैक्सेशन। टैक्सेशन क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि सरकार का जो मुख्य आय होती है, वो मुख्य आय का जो स्रोत होता है वो टैक्स होता है। यहीं हम पढ़ लेंगे कि टैक्स के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं। वो दो प्रकार के टैक्स देखते हैं हम लोग, कौन कौन से। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन इतना पढ़ने, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को पढ़ने के बाद हम लोग देखते हैं कि आज वर्तमान में एक टैक्स का नया स्वरूप आ गया है, जिसे हम लोग जीएसटी कहते हैं। तो जीएसटी को बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग समझेंगे जीएसटी होती क्या है। इसके बाद फॉरेन ट्रेड, अर्थात भारत जो अन्य देशों के साथ जो व्यापार कर रहा है तो किस रूप में कर रहा है। भारत में जो कंपनियां आ रही हैं उनका क्या रेशियो रहता है, कितना परसेंट वो लोग लगाते हैं, ये सब बात कहाँ पर होगी, फॉरेन ट्रेड में होगी। यहीं पर हम लोग एफडीआई की बात करेंगे, एफपीआई की बात करेंगे। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात करेंगे, यही हम लोग अंदर बात करेंगे। फिर बीओपी मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट, भारत का भुगतान संतुलन क्या भारत के पक्ष में है, क्या कभी दूसरे के पक्ष में है। अगर भारत के पक्ष में अगर बीओपी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, तो इसका मतलब क्या भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो वैश्विक स्तर पर अपने अच्छे स्थान पर जा रही है। आगे हम लोग देखेंगे 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाएं वर्तमान में जो समाप्त कर दी गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है बचा है अब, लेकिन फिर भी इनका हम लोग इतिहास पूरा पढ़ेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना ये किस मॉडल पर आधारित थी, सेकंड किस पे थी, थर्ड किस पे थी। इस प्रकार से हम लोग पूरी 12 जो पंचवर्षीय योजना है, जो अंतिम थी कौन सी, 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 2017 तक चली थी, उसके बाद कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आई है। इस सब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स का, क्योंकि जो पूरी इकोनॉमिक्स है लगभग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो सेकेंडरी सेक्टर नहीं होगा, सेकेंडरी सेक्टर नहीं होगा तो क्या इंडस्ट्री नहीं होगी, अब इंडस्ट्री नहीं होगी तो भाई मोबाइल नहीं बनेगा। अच्छा, मोबाइल नहीं बनेगा तो मोबाइल में रिचार्ज कहाँ से होगा। इसका मतलब जो सेकेंडरी सेक्टर जब नहीं होगा तो टर्सरी सेक्टर भी नहीं होगा, सिंपल सा। 5 ईयर प्लान के बाद एग्रीकल्चर में क्या पढ़ेंगे हम लोग कि एग्रीकल्चर पहले तो कितने प्रकार की होती है। अब इस एग्रीकल्चर के द्वारा किसानों को क्या फ़ायदा हो रहा है, अर्थात भारत की जो रीढ़ की हड्डी है किसान, उनको क्या फ़ायदा हो रहा है और या उनको क्या नुकसान हो रहा है, तो उनके लिए कौन कौन सी योजना बनाई जानी है, वो सब कहाँ पर होगा, इसी एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे। यहीं पर हम लोग पढ़ लेंगे एमएसपी क्या होती है, नाबार्ड क्या होता है, और यहीं पर वेरी इंपॉर्टेंट कि एग्रीकल्चर का जीडीपी में क्या रोल है, ये हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रोडक्शन, इससे हमेशा हर पेपर में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा इसे बनते हैं। फिर नेक्स्ट बात करेंगे महत्वपूर्ण योजनाएं, सरकार जैसे कि उज्ज्वला योजना चल रही है, इस योजना की कितनी अच्छी बातें हैं, कितनी खराब बातें हैं, इन सब का पूरा हम लोग आलोचनात्मक वर्णन करते हुए ये सारी योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। मनरेगा के बारे में पढ़ेंगे कि मनरेगा कब से चली आ रही, आज भी चल रही है, क्या मनरेगा के जो लक्ष्य क्या पूरे नहीं हो पाएंगे कभी,
क्या योजना ऐसे चलती रहेगी? तो इसी को और पूरा हम लोग इसकी भी आलोचनात्मक वर्णन करेंगे। इसके बाद महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि प्रथम औद्योगिक नीति कब आई थी, इसका उद्देश्य क्या था, द्वितीय कौन सी और वर्तमान में कौन सी औद्योगिक नीति चल रही है, ये सारा हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो इसके बाद अगर कुछ बचता है इकोनॉमिक्स में तो बचता है एक्स्ट्रा में बचता है क्या, हम लोग को कुछ जनसंख्या के आंकड़ों को पढ़ना पड़ेगा, जनसंख्या की नीतियों को पढ़ना पड़ेगा। सरकार जो उस पर एक नया कानून ला रही है जनसंख्या नियंत्रण का, तो वो भी इसी यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे सेंसस में। नेक्स्ट इसमें आएंगे हम लोग कि विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन उनके बारे में बात करेंगे, चाहे यहाँ पर IMF हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, ये सब हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, हम लोग इसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में पढ़ेंगे। तो ये सब टोटल क्या है हम लोग की जो दृष्टि से इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस है। इसी इकोनॉमिक्स के सिलेबस को हम लोग जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करेंगे। उसमें भी अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपके सामने आएंगे वो होगा आपका क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का क्या क्या उसका परिचय है। तो तब तक कि क्या करिएगा, आप लोग लगातार वीडियो को देखते रहिए और एक चीज़ याद रखिएगा, वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिए। आपको लगातार इससे क्या होगा कि लगातार वीडियो देखने से और पूरा वीडियो देखने से आपको इकोनॉमिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझ आ जाएगा। पूरी अर्थव्यवस्था हम लोग 10 से 5 रुपये में निपटा लेंगे। हम लोग को यहाँ पर सरकार के बड़े बड़े आंकड़े नहीं पढ़ने हम लोग को कि भाई इतने करोड़ की अर्थव्यवस्था है, नहीं मतलब है। हम भाई 10-5 रुपये में पूरी अर्थव्यवस्था हम लोग निपटा देंगे, अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और पेपर में अपना क्वेश्चन करके चले आएंगे। तो ये तो पूरा इंट्रोडक्शन हो गया है। तो तब तक के लिए आप लोग क्या करिए, जुड़े रहिए हम लोगों से और द मैक क्लासेस को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है, और जिसने कर रखा है तो वो शेयर करने की कोशिश करे और हम लोग को ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए। और कोई भी डाउट हो आपको तो आप अपने कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, उसका प्रत्युत्तर हम लोग जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द मैक क्लासेस। The Mac Classes key to unlock the success Callian Prakanpur.